असदुद्दीन ओवैसी को सबसे ज्यादा तकलीफ तो वो सेक्शन 40 से ही थी ना। उनको लग रहा था कि उसमें अमेंडमेंट क्यों किया गया, क्योंकि उनको तो लगता था जहां हाथ रख दो वो वक्फ की जमीन है, कागज कोई मांगे ना। ये वही असदुद्दीन ओवैसी है जो खुद ही स्वीकार कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में 90% वक्फ की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कागजात ही नहीं है। तो अब तो ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया ना, अब तो उनको अपनी प्रॉपर्टी का भी हिसाब देना पड़ेगा। 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी हैदराबाद में ओवैसी परिवार के पास है। देखिए अंजू जी, लड़ाई असली यही थी। आपके चैनल पे मुझे ये कहने में कोई भी गुरेज नहीं है कि इस वक्फ बोर्ड से किसी मुसलमान का कभी कोई भला नहीं होता। हो सकता है आपके चैनल पे मुझे 2-4 बातें सुनने को भी मिल जाएं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्फ बोर्ड से सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी का हुआ है तो वो एक आम मुसलमान का हुआ है। कारण क्या है कि उसके नाम पर तो ये अपनी दुकान चलाते थे, ओवैसी जैसे लोग, जाकिर नाइक जैसे लोग, और जितने भी ये सेपरेटिस्ट लोग हैं जिनको की काम ही एक है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे 4, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहने वाले लोगों को सपोर्ट करना। अब जैसा कि आपने कहा कि 3000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी अकेले ओवैसी साहब के पास है हैदराबाद के अंदर। तो आपको एक मैं उदाहरण और देता हूं। देखिए, आपने जो रीजन टू बिलीव की बात की, आर्टिकल 40 की बात की, उसके अंदर आपको आंकड़ा सुनेंगी तो आप हैरान रह जाएंगे। वक्फ के पास में 8,72,000 प्रॉपर्टीज वक्फ के रूप में हैं, और उनमें से जो डीड कन्वर्ट हुई है उसका आंकड़ा सुनेंगी तो आपके दर्शक और आप और हैरान रह जाएंगे। मात्र 1081 डीड कन्वर्ट हो पाई हैं, मात्र, मतलब 8,72,000 में से मात्र 1081 डीड क्लियर हुई है। और रीजन टू बिलीव आर्टिकल 40 के माध्यम से जो उन्होंने चोरी चुकर्रे की है वो 4 लाख प्रॉपर्टीज है। मतलब 50% तो ऐसी हैं जो कि सीधे सीधे केवल रीजन टू बिलीव कि हाँ चलते चलते कह दे कि हाँ यार, ये जो ताज होटल है इस जमीन के ऊपर मेरे दादा के दादा का जो है वो स्वामित्व था, और मेरे चचा जान जो है वो यहाँ खेती करते थे, ये हमारी जमीन। अब वक्फ के अधिकारी सुनेंगे, कहेंगे अच्छा ये तुम्हारी है, वक्फ करते हो क्या? हाँ जी कर दी। तो अब ये ताज होटल आज से वक्फ की प्रॉपर्टी, वो नोटिस कर देंगे। तो ये जो रीजन टू बिलीव था ना, ये जो चोरी उचक्काई थी, ये आज खत्म हो गया। और एक आंकड़ा आपको मैं देता हूं। देखिए, सेक्शन 40 के अंदर जो असली हथियार था इस वक्फ बोर्ड का वो ये था कि बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी सबूत के किसी भी प्रॉपर्टी को जिलाधिकारी को आदेश दिया जा सकता था कि ये जमीन जो है वो वक्फ के जो है हिस्से में आती है। इसका एक ताजा उदाहरण तमिलनाडु के अंदर त्रिची है, या हाँ एक गांव है त्रिची के अंदर, वहां पर 1500 साल पुराना शिव मंदिर। और वो 1500 साल पुराना शिव मंदिर कैसे है कि चोल वंश के राजाओं ने उस जो शिव मंदिर है उसको जमीन दी थी वहां पर। वो जमीन पे शिव मंदिर 1500 साल पुराना है, उसको इन्होंने वक्फ कर लिया। और बहुत अच्छा कहा किरण रिजिजू जी ने कि अगर आज हमने इसको नहीं रोका तो ये जो सदन है ये भी वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित हो जाएगा। तो ये एक अजगर की तरह था जो लगातार निगल रहा था इस देश। पर सर आप ये सोचिए कि मतलब अभी तक कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जहां पर जाकर ये बोर्ड लगा देते थे, कह देते थे, और किसी की सुनवाई नहीं होती थी। कितनी तकलीफ हो रही थी इमरान मसूद को देखिए। और वहां तो यहां तक कहा, 1-2 ऐसे सांसद है जिन्होंने कि माइनॉरिटीज इस कानून को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तब आप देखिए अमित शाह को कितने जोरदार तरीके से कहना पड़ा कि देश का कानून है, कौन इसे स्वीकार नहीं करेगा। देखिए अंजू जी, आप जिनकी बात कर रही हैं, जिनका नाम ले रही हैं, ये वही लोग हैं जो कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर मलाई खा रहे थे, मजे कर रहे हैं। इनका अगर इतिहास देखेंगे, इनके परिवार का इतिहास देखेंगे तो उनका काम यही है कि वक्फ घोषित कराओ किसी भी सरकारी जमीन को और उसको किराए पे दे दो। एक उदाहरण था, माननीय किरण रिजिजू जी ने भी उदाहरण दिया था कि एक बहुत बड़ी जो है 50 करोड़ 60 करोड़ की प्रॉपर्टी थी,
जिसको कि 12,000 रुपए महीना पे किराए पे दे दिया गया। आप सोचिए किसी बड़े होटल को। तो ये जो असलियत है, ये आज इस चर्चा में सबके सामने आ गई। और मैं तो धन्यवाद करूंगा विपक्ष का कि वो भागा नहीं, उसने वॉकआउट नहीं किया, उसने चर्चा को चर्चा के रूप में स्वीकार किया। मैं धन्यवाद करता हूं, राहुल गांधी जी का भी करता हूं, मैं चंद्रशेखर रावण का भी करता हूं, मैं असदुद्दीन ओवैसी का भी करता हूं, और मैं अखिलेश जी का भी करता हूं कि आखिर आप लोगों ने पूरे विश्व के सामने कांग्रेस के इस काले चिट्ठे को सामने रखा कि कोई ऐसा भी कानून इस देश, ये लोकतंत्र, हम कहते हैं कि हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर ऐसा भी कोई काला कानून हो सकता है जिस काले कानून के अंदर आप एक धर्म विशेष को, उसके बोर्ड, उसके लिए बनाए गए मात्र एक ट्रस्ट को, एक नॉर्मल ट्रस्ट है वो, उस ट्रस्ट को आप इतनी ताकत दे देंगे कि वो किसी भी जिलाधिकारी को कोई भी प्रॉपर्टी खाली कराने का आदेश देगा और वो जिलाधिकारी बाउंड टू एग्जीक्यूशन है, कि लॉ बाउंडेड है कि हाँ इसको कराना पड़ेगा। एक और आपको मैं जानकारी देता हूं, देखिए किस प्रकार का धंधा चलता था इस वक्त के साथ। इन्होंने गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, एएसआई की जो प्रॉपर्टीज है उनमें 5,973 प्रॉपर्टीज को इन्होंने वक्फ घोषित कर रखा। मतलब कोई प्रॉपर्टी आजाद हुआ भारत, उसके बाद एएसआई के हिस्से में आई, वहां आप जाइए, नमाज पढ़िए, और ये तो जी एग्जीक्यूशन हो रहा है इस्लाम का यहां पर। तो ये जो हमारा राइट टू बिलीव है कि हमारी प्रॉपर्टी है तो हमें दे दी जाए, तो एएसआई की हिम्मत नहीं थी उनको छेड़ने की, और इस प्रकार से उन्होंने इतनी प्रॉपर्टी इनकी कब्जा की। एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, 2013 के अंदर 104 बी जो 2013 में अमेंडमेंट आया था, इसके अंदर था रेस्टोरेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज इन ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। मतलब कि कोई प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट के पास है, वैसे तो ये सब कब्जा कर ही लेते हैं, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉपर्टी इनको लगता है कि ये गवर्नमेंट के पास है तो ये उसको बोल सकते हैं कि हमें प्रॉपर्टी दीजिए, और प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। 123 प्रॉपर्टी का बार बार इस बिल के अंदर चर्चा हुई। मैं आज आपको एक बहुत काला अध्याय और काला सच बताना चाहता हूं, जो कि पूरे देश को जानकारी होनी चाहिए, पूरे विश्व को जानकारी होनी चाहिए। अंजू जी, इस देश के अंदर विधान है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर एक्वायर कर लेती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट एक्वायर करने के बाद उसका पैसा पे कर देती है, तो वो दोबारा से डी नोटिफाई नहीं हो सकती, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको परचेज कर लिया, आप उसे डी नोटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर हुआ 1911 के अंदर, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस जो 123 प्रॉपर्टीज की बात करें, लुटियंस को बनाने के लिए जब उसको परचेज किया, आपका अधिग्रहित किया, तो उसमें पेमेंट किया उन्होंने, क्योंकि कोलकाता से दिल्ली को राजधानी बनाना था। अब जब कोलकाता से दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक्वायर किया प्रॉपर्टीज को और उनको पे कर दिया, उसके बाद 57 साल के बाद 1970 में दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है कि ये प्रॉपर्टीज जो कि एक्वायर्ड है, ऑलरेडी पेड है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज। देखिए कितना बड़ा कोलक धंधा। और 2013 में जल्दबाजी में आचार संहिता लगने से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, मनमोहन सिंह जी और उनकी कैबिनेट नोट पास करती है, हाँ जी ये वक्फ प्रॉपर्टी से दे दो, जिनकी मार्केट वैल्यूएशन 2013 में 6,000 करोड़ से ज्यादा की। तो देखिए किस प्रकार की बंदरबाट और लूट मचाई गई इस देश के अंदर। वक्फ के नाम पर हर कांग्रेसी नेता ने अपनी दुकान चलाई। कोई भी प्रॉपर्टी है उसे डिस्प्यूटेड कराओ वक्फ के नाम पर, फिर एक्सटॉर्शन लो कि हम आपका काम जो उसमें करा देंगे, इनके ट्रिब्यूनल में इतना पैसा चाहिए, इतना कट चाहिए। तो ये धंधा था, इसलिए तो ये छातियां पीट पीट कर रो रहे हैं कि हाय रे, मोदी ने तो दुकान बंद कर दी हमारी, हाय रे अब हम कैसे कमाएंगे, हमारा धंधा बंद कर दिया। ये है असली परेशानी।